और आज की इस विशेष चर्चा में अगर बेटियों की बात करते हैं तो बेटियां आज अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं, पायलट भी बन चुकी हैं। जो ये कहते थे कि बेटी समाज की बेटियां चूल्हे चौके तक ही रहती हैं, तो ऐसी ही बेटी आज मेरे साथ एक हैं। पिछले 25 साल से ज्यादा समय हो गया है मुझे शिक्षा के साथ जुड़े हुए। शुरुआत मेरी हुई थी 22 साल की एज में कॉलेज लेक्चरर से। मेरा नेटिव प्लेस सहारनपुर है। ट्यूशन सेंटर बहुत बढ़िया चल रहा था, तो जो टीचर मेरे साथ थी एक, उन्होंने फिर ये बोली क्यों ना मैम हम इसको स्कूल में कन्वर्ट कर लें। तो मुझे भी लगा कि हाँ ठीक है, हमारा तो पूरा सेटअप तो हो ही चुका है, तो हमने इसको इनिशियली प्ले स्कूल बनाया था और उसके बाद अब तो ये 8 तक का हमने करा दिया है। तो ये 2019 में मैंने कराया था। उससे पहले तो प्ले स्कूल और ये सेंटर की तरह से ही चल रहा था। यही था कि कोई बच्चा अच्छी शिक्षा से वंचित ना रहे, मेरी कोशिश रहती है। क्योंकि बड़े स्कूलों के साथ बहुत एक्सपोजर मेरा रहा है, तो वहाँ जो भी मुझे ऐसा लगता है मैं उसको रीडिजाइन करके यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो पूरी कोशिश मेरी रहती है। और टीचर्स पे अगर ये हुआ कि शुरू में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ा, क्योंकि खुद मेरी शिक्षा ऐसी थी कि मैं अपनी टीचर्स को ट्रेन कर सकती, तो वो उनकी ट्रेनिंग भी लगातार चलती रहती है। और अच्छी चीज ये है कि जब जैसे आप होते हैं वैसे लोग आपके साथ जुड़ते भी हैं। टीचर्स भी थोड़ी थोड़ी उसी माइंडसेट वाली अच्छी टीचर्स और बढ़िया, मतलब जो जुड़ जाती हैं फिर वो नहीं छोड़ना चाहती, और मजबूत टीम एक हमारी अब बन गई है। मतलब आप ये कहेंगे कि जुनून था आपके अंदर। हाँ, आप कह सकते हैं। हाँ, और वो अमिताभ जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की लाइन है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं। हाँ, ये तो आप लगातार अब मैं ऐसा कह सकती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल एक नई क्रांति से। मैं आपका अपना राजवीर पहलवान आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस विशेष चर्चा में अगर बेटियों की बात करते हैं तो बेटियां आज अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं, पायलट भी बन चुकी हैं। जो ये कहते थे कि भाई इस समाज की बेटियां चूल्हे चौके तक ही रहती हैं, तो ऐसी ही बेटी आज मेरे साथ एक हैं जिनसे हम विशेष उनसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर रीना वर्मा। बहन जी, आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो बहन जी मैं आपका परिचय दर्शकों से देना चाहूँगा, तो आप थोड़ा सा अपना परिचय। जी, परिचय, मेरा नाम डॉक्टर रीना वर्मा है। नमस्ते दर्शकों। और अभी एट प्रेजेंटली मैं एक स्कूल प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर रही हूँ। और पिछले 25 साल से ज़्यादा समय हो गया है मुझे शिक्षा के साथ जुड़े हुए। शुरुआत मेरी हुई थी 22 साल की एज में कॉलेज लेक्चरर से। मेरा नेटिव प्लेस सहारनपुर है, तो जैन डिग्री कॉलेज सहारनपुर से एज अ हिस्ट्री लेक्चरर मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद फिर शादी के बाद बहुत सारी अलग अलग प्रोफाइल्स पे मैंने काम किया है। कुछ IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ काम किया है, प्रोफेशनल स्टडीज इंस्टीट्यूट में एज एन एडमिन काम किया। सबसे पहले इधर एक स्कूल है गाजियाबाद में, शादी के बाद जो मैं बता रही हूँ, सबसे पहले तो कॉलेज में किया, उसके बाद शादी के बाद मैंने यहाँ पर जो पहली जॉब की थी वो ठाकुर द्वारा स्कूल फॉर गर्ल्स है, उसमें एज TGT गर्ल्स मैंने शुरू किया, जो अपना जॉब किया था। उसके बाद यही चल रहा है 25 सालों से एक्चुअली। और अब ये स्कूल एक थॉट के साथ मैंने शुरू किया था, क्योंकि इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत समय देने के बाद, बहुत ज्यादा एनालाइज करने के बाद ये रियलाइज किया था कि शिक्षा बेवजह महंगी कर दी गई है। तो उस थॉट के साथ फिर स्कूल का प्लान हुआ और अभी वर्किंग एज अ प्रिंसिपल। इसके अलावा मेरा एक पॉडकास्ट चैनल है, संवाद अ पॉजिटिव डायलॉग, और एक सर्टिफाइड करियर काउंसलर हूँ मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया USA से। इसके अलावा मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर भी हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, सर्टिफाइड ब्रिटिश काउंसिल से। और मेरा एक और प्लेटफॉर्म भी है संवाद के नाम से, जो कुछ बड़े इवेंट्स में जाके हम लोग कुछ अच्छे प्रबुद्ध लोगों के साथ अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं। यही छोटा सा परिचय है। तो जी बहन जी, अभी आपने बताया कि नेटिव पैलेस आपका सहारनपुर है, और मैं समझता हूँ कि लोकल एरिया है, गांव का एरिया है जहाँ तक मैं समझता हूँ। और अब से करीब 40 या 50 साल पहले नहीं समझता कि वहाँ शिक्षा का, वैसे तो सहारनपुर एजुकेशन का हब बोला जाता है, इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी
आपका जो एजुकेशन की तरफ जो रुझान हुआ वो किस तरह से? नहीं, मैं आपको बताऊं, सहारनपुर जो है, सहारनपुर एक फुल फ्लेज सिटी है, अच्छा शहर है। और देहात तो हर शहर के आसपास बहुत सारा देहात भी है। पर अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, शिक्षा की तरफ रुझान कैसा हुआ, एक्चुअली जो कम्युनिटीज, किसान कम्युनिटीज हैं लाइक गुर्जर, राजपूत, जाट, तो आप 30-35 साल पहले आप भी इस चीज को रियलाइज करेंगे कि शहरों में ज्यादा परिवार नहीं थे जी। तो मेरा जो परिवार था, मेरे फादर बैंक मैनेजर थे, लेट श्री कल्याण सिंह वर्मा जी। तो मेरे पापा के जो दादाजी थे वो उस समय सबसे पहले गांव छोड़ के शहर में रहने वाले इंसान थे। मतलब सहारनपुर शहर में गुर्जर कम्युनिटी में जो सबसे पहले शहर में माइग्रेट हुए थे लोग गांव से, वो मेरी फैमिली थी। तो शिक्षा का तो शुरू से ही परिवार में, क्योंकि अर्बन सेटअप हो गया था परिवार का, पापा के दादाजी, फिर बाबा जी, फिर पापा वगैरह, और हमारे यहाँ पापा ताऊ जी सब लोग जॉब में थे शुरू से ही। फिर अब हमारी छठी जनरेशन मतलब अर्बन सेटअप में जो है, तो गांव से उस तरह का थोड़ा सा नाता कम भी हो गया हमारा, खेती वेती से थोड़ा कम हो गया। तो शिक्षा का तो शुरू से माहौल रहा था। और मेरे पिताजी वॉज अ पर्सन, पापा ये चाहते थे कि बेटियां जॉब करें या ना करें लेकिन शिक्षित जरूर हो। और मेरे घर में मेरे ख्याल से हम जितनी भी कजन्स हैं सारी प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं। इवन मेरे बुआ के यहाँ देख लें, या मतलब स्त्री शिक्षा पे हमेशा से जोर रहा है। और शिक्षा की तरफ रुझान ऐसा हुआ कि बचपन में, अभी जैसे मैं बता रही हूँ कि शहर में कम लोगों के मकान थे, तो उस समय का ऐसा माहौल था कि जो गांव के आसपास के रिश्तेदार थे वो उन घरों में आते थे, भाई एग्जाम है तो वहां आके रह रहे हैं, या कोई अस्पताल में आया है। तो मेरे घर का माहौल ऐसा था, क्योंकि मेरे माता पिता जो थे वो बहुत सोशली एस्टैब्लिश लोग थे, वो बहुत ज्यादा सोशल रेसिप्रोसिटी रखते थे दोनों। मतलब मेरे फादर वैसे जॉब में थे लेकिन वो समाज को बहुत समय देते थे। तो मेरे घर में मैंने बचपन से ये देखा था कि हर रूम में मेरे यहाँ हमेशा गेस्ट रहते थे, और बहुत लोग हमारे यहाँ एग्जाम देने आया करते थे। तो मुझे पता नहीं, बचपन से ऐसा लगता था कि मैं हेल्प कर दूं किसी की। तो जितने भी कजन्स आ रहे हैं या दूर के कोई रिश्तेदार भी आ रहे हैं, तो मेरी कोशिश रहती थी कि एग्जाम के समय उनको पढ़ा दूं। मैं छोटी बच्ची थी तब भी। तो शिक्षा की तरफ रुझान तो एक्चुअली तभी से था मेरा। ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर लिया, तो और 22 साल की उम्र में नेट क्लियर हो गया। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर्स के बाद पहले ही अटेम्प्ट में। तो फिर कॉलेज में वैकेंसी निकली, इंटरव्यू दिया हमने, तो उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया। तो 22 साल की उम्र से ही ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया एज अ लेक्चरर। तो तब से अब तक, अब 25 साल से ज्यादा मुझे हो गए हैं एजुकेशन फील्ड में, डिफरेंट पोर्टफोलियोज में मैं काम कर चुकी हूँ। तो इस तरह से शिक्षा की तरफ। तो अभी आपने बताया कि स्कूल एक रन कर रहा है आपका जी। तो वो स्कूल का जो बनाने का जो ख्याल था वो कब आया और क्यों, मतलब आपने ऐसा सोचा कि स्कूल बनाए? स्कूल, एक्चुअली स्कूल कभी भी मेरे प्लान में नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉलेज में लेक्चरर थी। हुआ ये कि जब मेरी शादी हुई तो ससुराल पक्ष से ये प्रस्ताव आया कि हम स्कूल खोलेंगे एक, तो आप फिर ये जॉब भी करने की जरूरत नहीं है। तो प्रस्ताव अच्छा था, क्योंकि मुझे लगा अच्छा है, मतलब कुछ थॉट्स अभी आपके स्कूल के साथ, तो वहां पे अपना अग्रीमेंट हो गया कि ठीक है। हालांकि वो स्कूल बहुत समय लग गया खुलने में जी। तो और उसके बाद क्या हुआ, शादी के एकदम बाद 2-3 महीने बाद मेरी इंटरव्यू कॉल आई इलाहाबाद कमीशन से, हायर एजुकेशन कमीशन से, कॉलेज लेक्चरर के लिए। तो घर में एक्चुअली एक संयुक्त परिवार जैसा माहौल है हमारे घर का, ससुराल का। नोएडा में बिशनपुरा में मेरी ससुराल है। तो घर में 1-2 बड़ों का आदेश नहीं मिला हमें कि जॉब कर लें जी। हालांकि मेरा रिजर्वेशन हो गया था, अगले दिन मुझे जाना था इंटरव्यू देने इलाहाबाद। तो फिर घर में कुछ ऐसा वो हुआ कि नहीं जाना है। तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने, एक्चुअली हम उन लोगों में से हैं कि कुछ हमारे घर का माहौल भी ऐसा है कि चाचा जो है वो हमारे पिता की जगह है, 4-5 चाचा जी हैं हमारे, और हम लोग बहुत सम्मान भी करते हैं। तो उनका आदेश भी, और उस समय शादी भी नई हुई थी मेरी, तो फिर मैंने वो ड्रॉप कर दिया। हालांकि मैं ये कहूंगी कि कुछ चीजें छूटती हैं तो कुछ अच्छी जुड़ती भी हैं,
और उसके बाद मुझे, हालांकि मेरे हस्बैंड को कभी भी नहीं थी प्रॉब्लम कि मैं जॉब, पर वो एक माहौल होता है घर का या बड़ों की, शायद आज की लड़कियों को ये चीज ये लगे कि आपने, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी कभी कुछ छोड़ना ना परिवार के लिए अच्छा भी होता है ना। और ऐसा नहीं है कि उनका स्नेह मुझ पे कम है या उन्होंने मुझे कुछ, पर कभी ऐसी सिचुएशन, आज 25 साल बाद घर का माहौल भी बहुत बदल गया, उन चीजों में भी हमारे घर में बहुत खुलापन आ गया जिसमें हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते। तो समय है, सब धीरे धीरे समय के साथ। उसके बाद फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने यही सोचा कि उनकी तरफ से तो कभी था नहीं, मम्मी की तरफ से भी नहीं, सासू माँ की तरफ से भी कोई ऐसी वो नहीं थी कि नहीं करनी है जॉब। और फिर जब मैंने देखा, क्योंकि क्या होता है ना, जो आम औरतें कह सकते हैं आप, क्योंकि मैं बहुत छोटी एज से जुड़ गई थी शिक्षा से और प्रबुद्ध लोगों में बैठना आप कह सकते हैं, और जो माहौल भी था शुरू से घर के आसपास का, वो भी कि शहर के लीडिंग डॉक्टर रहते हैं बराबर में, एक साइड कोई प्रोफेसर रहते हैं, तो वो माहौल बचपन से बड़ा वैसा मिला था। फिर मैंने ये डिसाइड किया, मैंने कहा ऐसे तो टाइम नहीं खराब करना मुझे, और ये हो गया था कि दूर कहीं जॉब भी नहीं करने जाना है। लेकिन ये इतना फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर स्कूल अभी नहीं खुलता है तो मैं ऐसे, क्योंकि ये जिम्मेदारी है शिक्षा ना आपकी, उसको वापस भी देना है, जो कुछ आपके पास है समाज को वापस भी देना है। और ये ईश्वर की कृपा थी कि पैसे के लिए कभी जरूरत नहीं थी काम करने की, सरस्वती माँ की बहुत कृपा रही है, थोड़ी बहुत लक्ष्मी माँ की भी रही है। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि चलो अभी फिलहाल क्या करते हैं कि ट्यूशंस वगैरह कुछ शुरू कर देते हैं। तो मैंने इंग्लिश का अपना 11th-12th क्लास के लिए ट्यूशन सेंटर शुरू कर दिया था अपने ही घर में। और फिर क्या हुआ, 1 साल बाद बिटिया हो गई। अब बिटिया भी हो गई तो उसके बाद फिर जॉब करने का तो ड्रॉप ही हो गया था आइडिया, लेकिन ट्यूशन सेंटर हमारा धीरे धीरे इसी जगह पे, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि शुरू में 1 साल तो मैं बड़े फैमिली के साथ जॉइंट रही, फिर इधर मम्मी के पास आ गई, तो यहाँ फिर मैंने अपना ट्यूशन सेंटर शुरू कर दिया और वो चीज फिर ब्लूम करने लगी। फिर हमारे धीरे धीरे बैचेस बनने लगे, धीरे धीरे बिटिया मेरी स्कूल जाने लायक हो गई, 2.5 साल की हो गई, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं जॉब की तरफ देखूंगी। कॉलेज की जॉब का मैंने इसलिए उस समय थोड़ा ड्रॉप भी कर दिया कि मैंने कहा दूर मुझे जाना नहीं है, तो यहाँ सबसे पास में हमारे था ठाकुर द्वारा बालिका विद्यालय, जो गाजियाबाद का सबसे बड़ा बालिका विद्यालय है, उसमें मैंने एज ए TGT ज्वाइन किया था तब पहली बार। बिटिया भी स्कूल जाने लगी थी, मैं भी जाने लगी थी, और जो ये हमारा आज तो ये स्कूल बन गया है, उस समय ये जो शुरू हुआ था, मैं आपको बता रही, ट्यूशन सेंटर मैंने शुरू किया। फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे जॉब के साथ साथ इवनिंग में हमारा ट्यूशन चलने लगा। धीरे धीरे मैंने कुछ और कोर्सेज वगैरह भी किए थे, जैसे मैं आपको बता रही थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज वाला मैंने एक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया था, वायरली क्लासेस हम लोग अलग अलग, मैंने कुछ ऐसे जॉब्स भी चुने इवनिंग में कि जो बच्चों 1-2 दिन के लिए, जहाँ पे आपको हफ्ते में जाना पड़ता था। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें यहाँ ले आई मैं, मुझे लगा कि बच्चों को ज्यादा टाइम दिया जाए। इधर PhD में एनरोलमेंट हो गया मेरा, उधर मेरा बेटा हो गया फिर 4-5 साल बाद, तो इस दौरान फिर ये कोर्सेज हो गए। फिर मैंने यहीं पे ऐड कर दिया अबैकस और अपना ये इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज, और अफोर्डेबिलिटी शुरू से मेरे दिमाग में रहती थी, तो ये जो लैंग्वेज और पर्सनैलिटी कोर्सेज जहां मैं पढ़ा रही थी वहां फीस बहुत ज्यादा थी, तो मैंने उनको फिर से रीडिजाइन करके यहाँ थोड़े कम फीस में आम बच्चों के लिए उसको शुरू किया। इसके अलावा क्योंकि मैं कथक डांस में भी एक ट्रेन डांसर हूँ और मैं पैशनेट, डांस मेरा पैशन है बचपन से, तो मैंने यहाँ डांस क्लासेस भी शुरू की। फिर हमने वो बैचेस इतने बड़े हो गए, हमने कोरियोग्राफर्स रखे, तो इतनी सारी चीजें, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस, फिर अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स आ गए। तो इवनिंग में ये, और ये आई एम रियली लकी कि ये जो जगह है, वैसे ये पुराने शहर में आ गई है, अब तो मैं यहाँ रहती नहीं हूँ 8-10 साल से, लेकिन ये घर जो है, इसी घर से हमारे परिवार में सबकी शिक्षा हुई, चाचाओं की, तो मेरा मन था कि इसको ऐसा कुछ बना दिया जाए जो परिवार की एक पहचान भी रहे और कुछ अच्छा काम यहाँ होता रहे। तो मैंने फिर ये सेंटर बन गया, ये जगह ना पूरे आसपास के, मतलब लोगों को यहाँ अपनी हर क्वेरी का वो मिलने लगा। आज तक भी लोग आके कहते हैं कि आपने इवनिंग क्लासेस क्यों बंद कर दी है मैम हमारे बच्चों को, तो यहाँ सब कुछ, मतलब मैंने यहाँ नीचे बड़ा हॉल था, उसमें स्केटिंग भी शुरू करवा दी,
डांस, स्केटिंग, अबैकस, इंग्लिश लैंग्वेज और ट्यूशन सारे। तो यहाँ आसपास के बच्चों को ये वन स्टॉप सॉल्यूशन हो गया उनके लिए। और स्कूल अल्टीमेटली ऐसे हुआ कि जब मैंने अपने बच्चों का, क्योंकि मेरा काफी एजुकेशन भी हो गई, इधर पीएचडी चल रही थी, उसके बाद मैंने एमएड भी किया बहुत सारे। और जब मैंने अपने बच्चों का एडमिशन किया तो मेरे ख्याल से मैंने नोएडा, गाजियाबाद का कोई स्कूल नहीं छोड़ा। मैंने हर स्कूल में जाके देखा। अपनी बेटे के टाइम पे तो उतनी करने की जरूरत नहीं पड़ी, पता चल गया था। तो मैंने बहुत सारे स्कूलों का, मैंने और मेरे हस्बैंड ने सर्वे किया। और एक चीज मैंने हर स्कूल में जाके देखी कि जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया था, ऑब्वियसली फीस ज्यादा थी, पर एक चीज हमेशा ये आती थी कि चलो हम अफोर्ड कर सकते हैं। आम लोग इसलिए अच्छी शिक्षा से वंचित रहे कि वो मोटी फीस नहीं पे। तो ये चीज हमेशा से थी, बचपन से थी। और कॉलेज से भी एक्चुअली मैं बहुत बार ऑर्फनेज और मेंटली रिटार्डेड लोगों के इंस्टीट्यूट्स में मुझे रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा जाता था। तो ये चीज बचपन से कहीं ना कहीं अंदर थी कि तो फिर अल्टीमेटली जब ये ट्यूशन सेंटर बहुत बढ़िया चल रहा था, तो जो टीचर मेरे साथ थी एक, उन्होंने फिर ये बोली कि क्यों ना मैम हम इसको स्कूल में कन्वर्ट कर लें। तो मुझे भी लगा कि हाँ ठीक है, हमारा तो पूरा सेटअप तो हो ही चुका है। तो हमने इसको इनिशियली प्ले स्कूल बनाया था, और उसके बाद अब तो ये 8 तक का हमने करा दिया है। तो ये 2019 में मैंने कराया था। उससे पहले तो प्ले स्कूल और ये सेंटर की तरह से ही चल रहा था। तो इस तरह से स्कूल शुरू हुआ, और मोटो यही था कि अफोर्डेबल एजुकेशन देनी है। मैंने जो फीस स्ट्रक्चर रखा है वो सिर्फ 800 रुपए मात्र रखा है। हमारी नर्सरी की फीस 800 रुपए है, सिर्फ 100 रुपए हम हर क्लास में बढ़ाते हैं। कोई एडमिशन फीस नहीं है, क्योंकि ये मेरा खुद से एक एक्सपेरिमेंट जैसा था। क्योंकि एक कहीं दिमाग में ये भी था कि बड़ा स्कूल कभी खुलेगा तो ये सारा एक्सपीरियंस भी उसमें काम आ जाएगा। हालांकि बड़ा स्कूल अब जाके वो 2 साल पहले रन हुआ है, लेकिन वो एक बिजनेस मॉडल स्कूल है। तो हालांकि उस समय हस्बैंड ने भी सोचा कि चलो, उन्होंने भी थोड़ा इन्वेस्ट कर दिया उस बड़े प्रोजेक्ट में। और वो है चाचा जी का स्कूल, और अब घर में ही चलाने वाले भाई बहन बहुत सारे हो गए हम लोग। तो वो एक सेटअप बना बनाया हो जाता है, क्योंकि फ्रेंचाइज ले ली है तो आपके पास करिकुलम भी है बनाया हुआ, सब कुछ है। और यहाँ मुझे स्क्रैच से करना था सब कुछ। तो इस तरह से ये स्कूल शुरू हुआ, और अब ये मेरे लिए एक प्रॉमिस जैसा हो गया है खुद से। तो बहन जी, अगर स्कूलों की बात करें जैसे, तो बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं जी, अच्छे अच्छे स्कूल्स भी हैं। तो आप अपने स्कूल को कहाँ अलग देखते हैं? कितना अलग देखते हैं? अलग, एक तो मैंने आपको बताया कि अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से अलग है। बाकी परेशानियां भी अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, क्योंकि आई वाज नेवर अ स्कूल पर्सन, मेरा तो हमेशा से हायर एजुकेशन में ही था। लेकिन और मुझे सच में बिल्कुल नहीं पता था कहाँ से मुझे बुक्स लेनी है, कहाँ से यूनिफॉर्म, कहाँ से अफिलिएशन होगी, बस। और शुरू में जब मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा ये बहुत ज्यादा एफर्ट डाली है, तो इट वाज नॉट वेरी, उन्हें लगा तुम छोटे प्रोजेक्ट पे ज्यादा मेहनत कर रही हो। पर मुझे कहीं ना कहीं अंदर से एक ये थी कि बड़ा प्रोजेक्ट जब होता है ना, तो उसमें बहुत सारा पैसा डाल दिया जाता है। और जब आप पैसा डाल देते हैं ना किसी चीज में, फिर एनी हाउ आपको वो पैसा वापस लेना होता है, क्योंकि ये नेचुरल सी बात है। तो मेरी कहीं ना कहीं अपने आप से ये, मैंने कहा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। बहुत ज्यादा घर से भी मुझे ना लेना पड़े, ठीक है, स्पेस मुझे मिल गया है। उतना बड़ा स्पेस नहीं था ये, क्योंकि ये 5 मंजिल का घर ही है हमारा, और सामने भी एक है, उसमें तो हमने अपना प्लेग्राउंड और वो बना दिया है, फंक्शन एक्टिविटी एरिया। 2 घर थे आमने सामने, पर फिर भी उतने बड़े प्लेग्राउंड्स नहीं थे। तो ये चैलेंज ऐसा था मेरे सामने, पर कोशिश की, चीजें ढूंढी, और खुद पे विश्वास इसलिए था कि उस लेवल की एजुकेशन पूरी हो गई थी, एमएड भी हो गई थी, ऑलमोस्ट पीएचडी इधर कंप्लीट हो गई। तो और बहुत सारे नेट, यूपीटेट, सीटेट सारे एग्जाम्स देती रहती थी मैं। आइल्स दे दिया कभी अपना, ये अभी रिसेंटली मैंने करियर काउंसलिंग किया है 2 साल 3 साल पहले। तो मोटो यही था स्कूल को खोलने के पीछे कि कुछ भी हो जाए, मतलब ये बर्डन आपको अपने ऊपर नहीं लेना कि स्कूल मुझे चलाना है, इसलिए मैं पेरेंट्स की जेब पे ज्यादा बर्डन डालूं। और ईश्वर की कृपा है, मैं ये मानती हूँ, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो भगवान आपका साथ देता है। आज इस क्षेत्र में एक ठीक ठाक पहचान भी हो गई है स्कूल की, पेरेंट्स खुश हैं,
और अक्सर पेरेंट्स की अब ये क्वेरी आ रही है कि मैम अब इसे और आगे बढ़ा लीजिए। अब वो ये पता नहीं यहाँ हो पाएगा या मुझे कहीं और। बाकी अभी यही था कि कम पैसे में पेरेंट्स के ऊपर और कोई बच्चा अच्छी शिक्षा से वंचित ना रहे। मेरी कोशिश रहती है, क्योंकि बड़े स्कूलों के साथ बहुत एक्सपोजर मेरा रहा है, तो वहां जो भी मुझे ऐसा लगता है मैं उसको रीडिजाइन करके यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो पूरी कोशिश मेरी रहती है। और टीचर्स पे अगर ये हुआ कि शुरू में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ा, क्योंकि लेकिन वो खुद मेरी शिक्षा ऐसी थी कि मैं अपनी टीचर्स को ट्रेन कर सकती थी, तो वो उनकी ट्रेनिंग भी लगातार चलती रहती है। और अच्छी चीज ये है कि जब जैसे आप होते हैं वैसे लोग आपके साथ जुड़ते भी हैं। टीचर्स भी थोड़ी थोड़ी उसी माइंडसेट वाली अच्छी टीचर्स और बढ़िया, मतलब जो जुड़ जाती हैं फिर वो नहीं छोड़ना चाहती, और मजबूत टीम एक हमारी अब बन गई है। तो जी, मतलब आप ये कहेंगे कि जुनून था आपके अंदर। हाँ, आप कह सकते हैं हाँ, और वो अमिताभ जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की लाइन है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाँ, ये तो आप लगातार अब मैं ऐसा कह रहे। सकती हूँ तो जी। इसके अलावा बहन जी आपका एक ट्रस्ट भी है। हाँ जी। तो उस ट्रस्ट के मतलब बनाना और उसका उद्देश्य तो एक्चुअली, हाँ जी, ट्रस्ट पहले से प्लान में था हमारे, एक ट्रस्ट बनाना है। और क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ थे, पिताजी हमारे, वो भी बहुत सामाजिक व्यक्ति थे। वो एमपी का इलेक्शन भी लड़े थे अजीत सिंह के अगेंस्ट, बागपत कॉन्स्टिट्यूएंसी से, बिशनपुरा से, लेट श्री जिले सिंह जी। और वो एक बहुत समाज सेवी इंसान थे, और बहुत, मैं तो उनसे कभी मिली नहीं, मेरी शादी से बहुत साल पहले वो चले गए थे। लेकिन उनकी जो थॉट थी, और उधर मेरे पापा की, जो सहारनपुर वाले मेरे पापा श्री कल्याण सिंह, ये दो व्यक्तियों की विचारों का बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोशिश की है कि मैं इन दोनों के विचारों को आगे ले जा पाऊं। तो जैसे मेरे सहारनपुर वाले पिताजी का नाम भी कल्याण सिंह था, और उनके काम भी, जब मैं लोगों से मिलती थी तो एक अच्छी छवि वाले, बहुत सरल और अच्छे इंसान थे। ऐसे ही मैं अपने पिताजी के बारे में, ससुर जी के बारे में जब सुनती हूँ, तो उस समय आप देखिए कि दहेज की हम बात करते हैं, वो बिना दहेज की शादियों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने खुद अपनी शादी में भी कुछ नहीं लिया। और हमारे यहाँ 2-3 जनरेशन से ये प्रथा चल रही है कि शादियों में कोई डिमांड नहीं की जाती हमारे विशनपुरा परिवार की तरफ से। पिताजी ने गांव में एक पहला स्कूल खोला था अपनी जगह में, तो उनको शिक्षा और सामाजिक सुधार, इन सब चीजों का उनमें बहुत ज्यादा, और बड़े हेल्पफुल इंसान थे। उन्होंने शायद नोएडा क्षेत्र में, मैं तो इतना जानती नहीं, पर मैंने सुना है काफी लोगों की जमीनें उन्होंने बचाई हैं, किसानों की। तो ये सब चीजें मेरे और हितेन जी, मेरे हस्बैंड के दिमाग में थी। तो हमने सोचा एक ट्रस्ट बनाते हैं। ट्रस्ट का नाम भी उन्होंने ही डिसाइड किया, मेरे हस्बैंड ने। शाश्वत कल्याण, शाश्वत मेरे बेटे का नाम है, कल्याण मेरे फादर का नाम था, तो ये उन्होंने ही सजेस्ट किया कि नाम ये ऐसे इसका रखा जाए। और फिर शिक्षा में क्योंकि काम करना था, तो ये फिर स्कूल खुल गया उसी ट्रस्ट के अंडर में। तो शिक्षा में तो हम फुल फ्लेजली काम कर रहे हैं। और इसके अलावा ट्रस्ट जो मेरी करती है, हम लोग हर साल कम से कम 2 बार एक बड़ा डोनेशन ड्राइव करते हैं। जैसे दिवाली के आसपास नए कपड़े, पुराने भी कोई अच्छी कंडीशन के दे, उसमें फिर स्वीट्स, स्टेशनरी, बच्चों के यूज की चीजें, इन सब को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस बार मैंने सोचा है कि नए कपड़े हम लोग एक लॉट बड़ा भेजेंगे पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए। और इसके अलावा जैसे कोई सिलाई सेंटर है महिलाओं का, वहां पे मशीनें दे देते हैं कभी कभी। किसी स्लम में जाके ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह कराते हैं महिलाओं के लिए। फाइनेंशियल अवेयरनेस, इधर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी है, उनके साथ 1-2 बार हमने फाइनेंशियल अवेयरनेस कैंप्स किए हैं महिलाओं के लिए, या जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनकी मम्मियों के लिए। इस तरह से ट्रस्ट, और हम अभी तक ट्रस्ट उस लेवल पे नहीं है कि हम कुछ ले रहे हैं। हम अभी जितना भी कर रहे हैं ट्रस्ट में, सब अपने लेवल पे ही कर रहे हैं, मैं और मेरे भाई बहन उसमें जी। तो बहन जी, क्योंकि आप जो एक कैरियर काउंसलर भी जी, आपने बताया, तो अगर हम अब्रॉड एजुकेशन की बात करें, विदेश शिक्षा की बात करें, तो ये कितना मतलब जरूरी है और क्या इसके फायदे और नुकसान हो सकते हैं? देखिए, अब्रॉड एजुकेशन या विदेशी शिक्षा, सबसे पहली चीज तो है आपकी पॉकेट। जी।
मुझे लगता है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें अपने बच्चों को जरूर एक बार भेजना चाहिए। विदेश नहीं आप अफोर्ड कर सकते तो आप देश में ही अपने शहर से दूर जरूर भेजें अपने बच्चों को, क्योंकि मैंने खुद अपनी बिटिया को भेजा है। मेरी 23 साल की बिटिया है और मैंने ये महसूस किया है कि बच्चा जब अपने लेवल पे जाके चीजों को एक्सप्लोर करता है, हर चीज वो खुद ही देख रहा है, डिसीजन खुद ही ले रहा है, तो वो उसके ग्रोथ का एक हिस्सा बन जाता है। और फिर एक्सपोजर जो मिलता है, इंडिया की अगर हम बात करें, ठीक है हमारे पास IIMs हैं, IITs हैं, पर अगर आप QR रैंकिंग की बात करें या वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो ये कड़वा सच है कि हमारे इंस्टीट्यूट्स उस रैंकिंग में अभी 100 में भी नहीं आ रहे हैं। तो बाहर जाके जो ग्लोबल एक्सपोजर बच्चे को मिलता है, वो मैं ये मानती हूँ कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, और अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो स्कॉलरशिप हैं। अगर आपका बच्चा होशियार है, कुछ यूनिवर्सिटी तो 100% स्कॉलरशिप भी देती है। खुद मेरी बिटिया को अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी मिली है, तो भेजना चाहिए जरूर। और विदेश नहीं तो आप देश के ही किसी बाहर के शहर में पढ़ने भेजें बच्चे। इसका कोई नुकसान भी है अगर बच्चे को? देखिए, नुकसान किसी भी चीज का नहीं है। पेरेंट्स के लिए तो मेरा ये कहना है कि अगर आपकी परवरिश इतनी मजबूत है, अगर आप बहुत संभले हुए पेरेंट हैं, आपने अच्छी परवरिश दी है अपने बच्चे को, तो कोई नुकसान नहीं है। और अगर आपकी परवरिश ही अच्छी नहीं है तो फिर तो नुकसान घर में बैठ के भी हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं। तो बहन जी, आपने बताया एक संवाद जैसा कार्यक्रम आप करते हैं और मतलब जो चर्चित लोगों से उनको चर्चा करते हैं, तो संवाद को जो आप किस तरह से मतलब पेश करना चाहते हैं, क्यों मतलब आपने इस तरह इसकी रचना आपके दिमाग में आई? जी, एक्चुअली इसकी जो थॉट आया था संवाद का, वो ऐसे आया था कि ये गुर्जर महोत्सव हो रहा था पहली बार फरीदाबाद में 3-4 साल पहले, 3 बार हो चुका है। तो मेरे बड़े भाई हैं एडवोकेट प्रदीप वर्मा, वो सहारनपुर से मेयर का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। तो ये एक्चुअली उन्होंने मुझे इस चीज के लिए मोटिवेट किया था, क्योंकि खुद उनका पीछे एक्सीडेंट हो गया था कुछ साल पहले, तो वो बहुत ज्यादा एक्टिव फेज में रहे नहीं थे। हालांकि उसके बाद इलेक्शन भी लड़ा उन्होंने, लेकिन थोड़ा उनकी हेल्थ तो उनको इतना नहीं अलाउ करती थी। उन्होंने मुझसे ये कहा कि इस तरह के जो प्रोग्राम हो रहे हैं, चाहे कम्युनिटी बेसिस पे ही हो रहे हैं, हालांकि मेरा कोई फ्रेम जातिवाद नहीं है, ना कम्युनिटी मेरा प्लेटफॉर्म है, लेकिन मुझे ऐसा और मैं जातिवादी नहीं हूँ अगर ये है कि मैं गुर्जरों के कामों पे कुछ काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जिस जाति में आप पैदा हुए हैं, तो आपका सबसे पहले तो आपको अपने घर की गंदगी साफ करनी है ना। वहां जो चीजें अच्छी नहीं है, हम कैसे समाज में और लोगों के साथ मिक्सअप हो पाए, उन चीजों को अलग करके। इसलिए मुझे सबसे पहला प्लेटफॉर्म तो यही दिखा। तो मेरे भाई बड़े हैं जो प्रदीप वर्मा, उन्होंने फिर मुझसे कहा कि देखो यहाँ पे कल्चरल चीजें बहुत हो रही हैं, तो क्यों ना एक ऐसा थॉट भी लाया जाए जहाँ पे हम कुछ बौद्धिक स्तर की चर्चा करें। तो दिवाकर विधुरी भाई ने इसको बहुत अच्छे से ओपन हार्टेडली बोले, आप जो करना चाहते हैं करिए। तो हमने फिर इस तरह से, हालांकि हमें पता था कि हमारे पास, क्योंकि लोगों का रुझान ज्यादा नाचने गाने और इन चीजों में रहता है, तो वो बड़े स्टेज पे वो हो रहा था, हमारा एक छोटा सा स्टेज अलग लगा हुआ था, एक चौपाल टाइप हमने शुरू किया था। लेकिन मुझे पहले ही महोत्सव में बहुत संतोष हुआ ये देख के कि मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतने लोग आके हमारी उन चर्चाओं को सुनेंगे। और मेरा ये एक्सपीरियंस इतना बढ़िया रहा कि मैं एक्चुअली अपनी कम्युनिटी को ये समझ रही थी कि हमारे पास अभी बहुत टैलेंट नहीं है या बहुत अवेकन्ड लोग नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैंने ढूंढा तो मुझे इतने लोग मिले हैं हर फील्ड के। तो वो एक तरह से बहुत ही सेटिस्फैक्टरी हमारा इनिशिएटिव रहा संवाद। अब हम 3 बार उसको कर चुके हैं, और ना सिर्फ हमने गुर्जर महोत्सव में किया है, अब तो ये हो गया है कि जिन भी इवेंट्स में मैं जाती हूँ तो अक्सर वहां पे मुझे एंकरिंग की जिम्मेदारी दी जाती है, और फिर इस तरह के डिस्कशन और भी हम कई प्लेटफॉर्म पे कर चुके हैं। हमारी ग्राम पाठशाला के भी मैं कई सारे ऑनलाइन सेशंस को होस्ट कर चुकी हूँ। तो इस संवाद से तो मुझे अपनी कम्युनिटी के अंदर जो सबसे अच्छी क्रीम है, उससे उसका एक बहुत बड़ा ग्रुप हमारा बन गया है, और बहुत संतोषजनक इसके परिणाम। तो बहन जी, अगर सोशल मीडिया की बात करी जाए जी, तो इसे एजुकेशन में कितना हम जरूरी मानते हैं? देखिए,
हर चीज परिवर्तनशील है, और सोशल मीडिया आया, अभी एआई आ गया है, तो ये परिवर्तन को तो आप रोक नहीं सकते, और ये हमारे हाथ में है कि हम उस परिवर्तन से कितना लाभ ले सकें। जैसे मैंने लाभ लिया है, संवाद हो या मेरा पॉडकास्ट हो, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप रिटायरमेंट के बाद इस उम्र में आपको देख के मुझे इतना अच्छा लगता है, आप कितना अच्छा और क्रिएटिव काम कर रहे हैं, अपने काम समय को आप खराब नहीं कर रहे। तो अवेयरनेस की ही बात है, और जैसा आपका परिवेश होगा, जैसी आपकी सोच होगी, वैसा ही आप इस्तेमाल करेंगे चीजों का। जिनको पता है सोशल मीडिया के अच्छे इस्तेमाल क्या है, वो अच्छा ही इस्तेमाल करेंगे, वरना तो आप टाइम ही खराब करेंगे अपना। तो सोशल मीडिया तो एक क्रांतिकारी इन्वेंशन है, अगर आप इसको अच्छे से देखें तो बहन जी, अब एजुकेशन से अलग थोड़ा सा हम आपका जो पॉडकास्ट है पॉजिटिव डायलॉग जी, इसके पीछे आपका मोटिव क्या रहा? एक्चुअली पॉडकास्ट के पीछे मोटिव ये था बेसिकली, तो क्योंकि मैंने 2-3 साल पहले, मैंने आपको बताया, करियर काउंसलिंग में सर्टिफिकेशन किया था जी, और मैं बहुत दिनों से एक चीज ऑब्जर्व कर रही थी कि बच्चे दिशा विहीन हैं, उनको नहीं समझ आ रहा करियर में कहाँ जाए। और फिर सर्टिफिकेशन भी हो गया और इतने सारे सालों का एक्सपीरियंस हो गया, और मैं अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली इस मामले में मानती हूँ कि मेरी शुरुआत कॉलेज से शुरू हुई, हायर एजुकेशन से, और प्ले ग्रुप तक मैंने खोले। एक स्कूल मैंने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी खोला अपना प्ले ग्रुप, फिर उसके बाद अब ये फुल फ्लेज स्कूल तक का मेरा सफर। तो मुझे लगता है कि तीनों स्टेजेस को मैंने बहुत बारीकी से देखा है शिक्षा के, और जहां मुझे मदद की जरूरत लगी है यंगस्टर्स को या टीनेजर्स को, बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते कहाँ जाना है, या तो घर में माँ बाप नहीं उतने अवेयर हैं कि वो उसका रुझान देख पाए, या स्कूलों में भी उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक्चुअली हमारे टाइम पे क्या होता था, हमारे टाइम पे कुछ बच्चे होते थे क्लास के, 2-4 बच्चे थे, उनमें हम भी थे, कि हर कंपटीशन में वो बच्चे जा रहे हैं, वो म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स, क्विज। लेकिन अब जो सिनेरियो चेंज हुआ है उसमें ये होने लगा है कि हर बच्चे को अच्छे स्कूलों में ये चीज देखी जाने लगी है, लेकिन फिर भी बच्चों को दिशा उतनी क्लियर नहीं मिल पा रही। तो ये पॉडकास्ट शुरू जब मैंने किया था, संवाद तो क्या था कि संवाद ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश नेम हो गया था 2 साल में मेरे, तो मुझे उसे तो मैंने ऐड किया, और फिर अ पॉजिटिव डायलॉग का मतलब यही था कि ऐसा कुछ जो पॉजिटिव हो। बेसिक मेरा मोटिव तो यही था कि मैं करियर रिलेटेड बच्चों, युवाओं के और बच्चों के हेल्प के लिए वीडियोस बनाऊं, लेकिन 3-4 सालों में मेरा सामाजिक दायरा बढ़ गया, तो मुझे सामाजिक जिम्मेदारी का भी एहसास हुआ। तो अब वीडियोस जो हैं वो 2 कैटेगरीज में बनने लगी हैं, कुछ सामाजिक मुद्दों से रिलेटेड, हालांकि बहुतायत में जो मेरी वीडियोस आप देखेंगे वो करियर और एजुकेशन से रिलेटेड होती है, लेकिन कुछ लोग जो मुझे लगता है कि सच में रियल हीरोज हैं या जिनकी बात पहुंचनी चाहिए, उनको मैं बुलाती हूँ पॉडकास्ट पे, कोशिश रहती है मेरी जी। तो बहन जी, बहुत एजुकेशन पे बात हो रही है, थोड़ी सी बात अगर हम करें बच्चों के लालन पालन या पेरेंटिंग जिसे बोलते हैं, उसके बारे में आपको क्या? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बच्चों का लालन पालन। एक्चुअली सब चीजें ना, एक धुरी है शिक्षा, और शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं है। शिक्षा का मतलब है आपकी जागरूकता, कितने अवेयर हैं आप, एम्पैथी कितनी है आप में, आप इमोशनली कितने कंट्रोल, बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिए, जो बेहतर पेरेंट्स हैं वो बेहतर बच्चे बड़े करते हैं, ये तो सच है। लेकिन पेरेंटिंग में मैं एक चीज जरूर मानती हूँ, अगर आप आजकल के समय में देखें जहां आपाधापी है कमाने की, 6 साल तक का जो बच्चा है वो सबसे ज्यादा सीखता है पूरी जिंदगी में, जितना सीखता है उससे। तो मैं एक, मेरा रिक्वेस्ट कह सकती हूँ मैं इसको पेरेंट से है कि अगर आप पेरेंट बन गए हैं या तो आप पेरेंट नहीं हैं, एक तो पेरेंट एक्सीडेंटली मत बनिए, अपने आप को पहले प्रिपेयर कर लीजिए कि मुझे अब पेरेंट बनना है। और अगर आप पेरेंट बन गए हैं तो फिर उस जिम्मेदारी से भागिए मत। वो शुरू के जो 5-6 साल हैं वो बहुत क्रूशियल साल हैं। मैं अगर आपको अपने बारे में कहूँ, मैंने हर स्टेप पे अपने करियर को, क्योंकि मैं जब से माँ बनी हूँ, 1 साल बाद ही मेरी बेटी पैदा हो गई थी, उसके 5 साल बाद मेरा बेटा पैदा हो गया। तो मुझे सबसे
खूबसूरत जगह दुनिया में जो लगती थी वो हर माँ को अपने बच्चों के साथ लगती है। मैं बिल्कुल भी उनको बड़े होते होता है ना कि मैं इतनी बिजी हो जाऊं कि मैं उनके हर चीज को कैप्चर करना चाहती थी। मैं उनको बेड टाइम स्टोरीज रोज नई नई सुनाना चाहती थी, जो सब मैंने, और मुझे संतोष भी है इस बात का कि मेरे लिए कोई ऐसा प्रेशर मेरे ऊपर नहीं था कि मैं महिलाओं से खास तौर से कहना चाहूंगी कि अगर एम्बिशियस होना इज द डिफरेंट थिंग, पर माँ बनने से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर आपके घर का चलिए माहौल ऐसा भी है कि आपकी मजबूरी भी है, तो फिर भी हस्बैंड वाइफ मिलके उस जिम्मेदारी को उठाइए, या अगर कोई बड़े हैं तो आप उनकी, फिर वो आपके व्यवहार पे भी है कि आपका कोऑर्डिनेशन। और मुझे तो बहुत अपने बच्चों के लालन पालन में अपनी सासू माँ का मैं बहुत धन्यवाद उनका करती हूँ। मुझे बहुत सहयोग मिला है, और मैं भी जॉब्स ऐसे करती रही अपने आप को फ्लेक्सिबल करके बच्चों के टाइम तक ना। हाँ, अब मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, अब फ्री हो गई हूँ मैं 2-3 साल से, तो मैं थोड़ा सा सोशली एक्टिव भी हो गई हूँ, और जिम्मेदारियां भी हैं, लगता है समाज के लिए भी है, बच्चों के लिए तो है। तो पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है एक बच्चे के डेवलपमेंट में। और शुरू के साल 10 साल मैं कह सकती हूँ, 6-7 साल वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि बहुत सारी बच्चों की जिज्ञासाएं हैं, हर कदम पे वो एक सवाल पूछते हैं, और वैल्यूज आजकल कोई नहीं सिखा रहा बच्चों को। तो छोटी छोटी आप, बहुत सारे तरीके हैं, सही गलत भी हमें ही बताना है बच्चों को, तो आप स्टोरीज के थ्रू, तो वो जब तक आप टाइम नहीं देंगे बॉन्ड, क्योंकि माँ बाप और बच्चे का जो बॉन्ड है ना, उससे बड़ा दुनिया में कुछ है नहीं। तो अपने बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट दीजिए, उन्हें ये कहिए कि दुनिया में कुछ भी हो जाए हम हैं तेरे लिए। और बचपन में जो ग्रोथ वाला पीरियड है, उन्हें बहुत ज्यादा समय दीजिए, उनकी बातों को सुनिए। पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहन जी, अगर एजुकेशन के अलावा आप महिलाओं के मुद्दों पर भी बातें करते रहते हैं जी, मोस्टली, मैंने कई कार्यक्रमों में आपको देखा है, तो इस आज के वर्तमान स्थिति पर अगर महिलाओं की और बहन बेटियों की बात करी जाए, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश महिलाओं के मुद्दों पे तो देखिए, मुझे लगता है बहुत लंबा समय हो गया। जी, महिलाओं के विकास पे बात बहुत सालों से चल रही है। कभी मूवमेंट आ जाते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट आ जाते हैं, पर ये जो शब्द है, इन शब्दों को बहुत गलत तरीके से प्रसारित किया गया है। क्योंकि एक तो इक्वल राइट्स की अगर बात करती हैं महिलाएं, पहली बात तो इक्वालिटी अभी है ही नहीं। इक्वल राइट्स वहां आते हैं जब आप दोनों एक उस पे होते हैं, अभी तो बहुत नीचे हैं। अभी अर्बन सेटअप में भी इक्वालिटी नहीं है। लेकिन मैं 2 चीजें कहती हूँ। एक तो अपनी बेटियों से मैं एक चीज कहती हूँ कि बेटा, समाज के बदलने की गति धीमी है। ये नहीं कि, मतलब मैं जब when I was young, जब मैं कॉलेज में थी, तो मुझे ऐसा लगता था अब तो सब बदल गया। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कभी खाना भी नहीं बनाया था, शादी के बाद ही मैंने ये सब काम, तो मुझे ऐसा लगता था सब बदल गया है, इक्वल राइट्स हो गए। पर वो थोड़ा सा जब शादी वादी हो जाती है, तब इन चीजों का रियलाइजेशन होता है कि उतना सब किताबों में ही बदला है अभी। तो इन सब चीजों से फ्रस्ट्रेटेड होने के बजाय स्थिति को स्वीकार करके अपने लेवल पे जो चेंज ला सकते हैं, आप अपने लेवल पे ये चेंज ला सकते हैं, खासतौर से महिलाएं, कि अगर आपको अपने बड़ों से, बड़े पुरुषों से या अपने पतियों से शिकायत है, तो आप अपने बेटे में कोशिश कर सकती हैं कि आगे वो उन सब चीजों को गहराई से समझ पाए कि महिलाओं की क्या मुद्दे हैं और कहाँ उसे कैसे डील करना चाहिए। तो शायद, क्योंकि आने वाले टाइम में, मैंने अभी पीछे भी एक चीज कहा था कि लड़कियों पे तो बहुत काम हो रहा है। लड़कियां पहले इतना नहीं पढ़ती थी, अब मुझे लगता है, एक तो बच्चे कम हो गए, 2-2 बच्चे हैं सबके घर में। पहले तो ये था कि बहुत सारी लड़कियां हैं, एक आधा लड़का है, ये है कुछ ऐसा। हाँ। अब 2-2 बच्चे हैं सबके, एक बेटा एक बेटी, ज्यादातर घरों में एक भी है। तो इक्वली मुझे लगता है गांव में भी कोई माँ बाप आजकल नहीं ऐसा भेदभाव कर रहे हैं बच्चों के, ना स्वास्थ्य में कर रहे हैं बेटियों के, ना उनकी पढ़ाई में कर रहे हैं। तो हम सब ना चाहते हुए भी इक्वालिटी पे धीरे धीरे आएंगी बेटियां। तो आने वाला समय फिर ऐसा आएगा कि अभी तक जो चल रहा था सिस्टम, वहां फिर
पुरुषों के रोल में शिफ्ट आएगा, क्योंकि अभी तक तो ये चल रहा था कि ही इज द बॉस ऑफ द फैमिली, और बॉस इस सेंस में नहीं कि चलिए आप बड़े उम्र में, अभी तक ये था कि सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन वहीं से हो रहे थे। तो लेकिन अब आने वाले टाइम में ये तो होगा कि, और लड़कियां मुझे लगता नहीं कि पढ़ने के बाद घर बैठना चाहेंगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट हर कोई होना चाहता है। नहीं उनको शायद अच्छा लगे भाई आप मुझे, मैं आपसे हर महीने कहूँ कि मुझे खर्चा दीजिए। और ये शिक्षा जिम्मेदारी भी है। अगर एक बेटी पढ़ लिख ली है तो वो उसको फिर उसे, और फिर अभी कल परसों मैंने एक उसमें ये भी कहा था कि जब बेटी घर का काम कर रही है, महिला खाना बना रही है, एक नौकर से ज्यादा डेडिकेटेड, नौकर तो आएगा मोटा मोटा काम करके तनख्वाह लेके जाएगा, वो तो अपना तन मन धन और अपने पूरे इमोशंस के साथ आपको खाना भी बना के दे रहे हैं। तो आप ये भी नहीं कर रहे हैं कि आप उसको फाइनेंशियली सपोर्ट, जितनी भी, ये लड़कियों की गलत बात है कि आप दूसरी महिलाओं को देख के जो फाइनेंशियली आपसे अपर लेवल पे हैं कि आप कहेंगे मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी फॉरेन ट्रिप पे जाना है, मेरे ये तो आपकी अपनी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। लेकिन जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस है उसमें महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा दी जानी बहुत जरूरी है। अगर वो घर में रह के काम कर रही है तो भी, और बाहर रह के कमा के आ रही है तो फिर आप जिम्मेदारियों में बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जी। तो दर्शकों, आपने सुना बहुमुखी प्रतिभा की धनी हमारी बहन डॉक्टर रीना वर्मा जी अलग अलग विषयों पर बात करी। और आपको अगर कोई और सवाल इस वीडियो के बारे में, और जो बहन जी से बातें हुई हैं, इन पर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करें। बहन जी, चलते चलते एक सवाल और मेरे मन में उठ रहा है कि आजकल जो बच्चे एजुकेटेड हो रहे हैं, चाहे लड़का है या लड़की है, तो एजुकेटेड और क्वालिफिकेशन, इसमें क्या अंतर समझ रहे हैं आप? क्वालिफाइड भी हो रहे हैं बच्चे, भाई हम पढ़ तो लिए, डिग्री हमने ले ली, तो हम जो हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं या जो सामाजिक हमारा परिवेश है, क्या हम उसे समझ रहे हैं पढ़ लिख के? आजकल आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है भाई साहब कि ज्यादा जिम्मेदारी परिवारों की है। मतलब आप ये सोचें कि बच्चा बड़े स्कूल में जाके पढ़ रहा है, स्कूल क्या सिखाएंगे बच्चे को? जैसे मैंने कहा कि 6 साल तक तो बच्चे का आधे से ज्यादा मेंटल बौद्धिक विकास हो चुका है। अब स्कूल जाके सब बच्चों को एक जैसी नजर से देखेगा, सब बच्चों की अलग अलग सामाजिक दायरे हैं, अलग अलग सामाजिक परिवेश है। आपके घर का क्या सामाजिक परिवेश है ये माता पिता बेहतर जानते हैं। और एक चीज है कि पकड़िए मत, माता पिता के लिए भी ये संदेश है कि बच्चे को अब वो समय नहीं है, प्रयास न किया जाए, है ना? आपने उसे शिक्षा दे दी, और अगर आपको अपनी परवरिश और शिक्षा पे भरोसा है तो अपने बच्चों के निर्णयों को भी स्वीकार करिए, उन्हें भी इज्जत दीजिए। मतलब ये मानिए कि बच्चा मेरा कोई निर्णय ले रहा है तो वो पागल नहीं है, पागल नहीं, उसे आपने इतना शिक्षित तो बना दिया है। फिर अगर इस तरह की चीजें होंगी तो बच्चे सामाजिक जिम्मेदारियां भी समझेंगे। और ये फेलियर तो माँ बाप का ज्यादा है। अगर बच्चा सोशली नहीं अच्छे से एडजस्ट करता है, या उसको आपने उसे शायद समझा नहीं वो क्या चाह रहा है, तो फिर कोशिश कीजिए उसका परिवेश थोड़ा थोड़ा वैसे ही बनाने की कोशिश कीजिए। मुश्किल तो एक्चुअली कुछ भी नहीं है। वैसे अगर आप अच्छे माता पिता हैं, आपने ईमानदारी से बच्चों को पाला है, तो अपने घर में एजुकेटेड और क्वालिफाइड की बात करें तो क्वालिफाइड होने का ये मतलब नहीं कि मेरे पास तो बहुत डिग्री है। मैं महिलाओं को भी देखती हूँ, पुरुषों को भी देखती है। पुरुष कोई IAS PCS बन गया तो उसका ओरा ऐसे हो जाता है कि मैं तो मालिक हो गया हूँ। महिलाएं बहुत डिग्रियों के बाद मैंने देखा है अपने ही घर में अपनी सासू माँ से बदतमीज, वो तो डिग्री तो आप छोड़ ही दीजिए, डिग्री वाली औरतें तो मैंने देखा फिर भी बहुत संभल के। मैं तो अनपढ़ औरतों को भी देख रही हूँ जिनके पास कोई बदतमीजी इतनी है बड़ों के साथ, घरों का तो ये सब आपका बच्चा भी तो देख रहा है, वो ही देख रहा है ना? तो ये तो मुझे लगता है अगर बच्चा सामाजिक रूप से फिट नहीं है तो ये माँ बाप का फेलियर ज्यादा है इसमें। तो दर्शकों, बहन जी का कहने का मतलब ये है कि बच्चे घर से ही सीखते हैं, तो अपने घर के माहौल को सही रखें। अगर आप बच्चे में चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही रास्ते पर चलें तो आप उन्हें वो ऐसा माहौल तैयार करके दें। बहन जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।